सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता है, रक्त अपने शरीर में सर से लेके एड़ी तक क्या होता है, प्रवाहित होता है। रक्त अपने शरीर का, ब्लड अपने बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा अंग है जो सभी अंगों को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। रक्त अपने शरीर का एक ऐसा अंग है जो सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। इसका परिसंचरण, सर्कुलेशन सर से लेके एड़ी तक होता है, राइट। तो इस रक्त परिसंचरण तंत्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहली बात तो इसमें हम रक्त के बारे में देखेंगे, रक्त से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, रक्त के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी स्टडी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, रक्त प्रवाहित जिन नलिकाओं में होता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिनको हम ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियां या रक्त नलिकाएं कहते हैं। जैसे अपने शरीर में धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, सिराएं हैं, वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं। इनमें रक्त क्या होता है, प्रवाहित होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र में हार्ट, यानी हमने रक्त परिसंचरण तंत्र को तीन भागों में बांटा है, रक्त, रक्त वाहिनियां और हार्ट, जिसे हम बोलते हैं हृदय। अपने शरीर में रक्त को पंप करने का काम, यानी अपने शरीर की पंपिंग मशीन कौन है? हृदय है, हार्ट है। ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है, हृदय करता है, राइट। ये बात समझ में आई? तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। अपना टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी क्या कहलाती है? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी क्या कहलाती है? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। ये बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक, पिता या फादर किसे कहा जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है विलियम हार्वे को। किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। दो क्वेश्चन बनते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंजियोलॉजी करना, हिमेटोलॉजी मत करना, हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को। किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मैं शॉर्ट में बीसीएस कहूंगा। क्या कहूंगा? बीसीएस। बीसीएस का मतलब क्या हो गया? ब्लड। सी का मतलब सर्कुलेटरी, एस का मतलब क्या हो गया? सिस्टम। ठीक है। अब इस बीसीएस को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अपने तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? तीन भागों में। तीन भागों में कौन कौन से हो गया? एक तो अपने पढ़ेंगे रक्त, जिसे हम कहते हैं ब्लड। एक होता है रक्त वाहिनियां, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और एक हो गई आपके हृदय, हार्ट। हृदय को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा।
पहले अपने को ब्लड के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, ब्लड वेसल्स क्या है, फिर हृदय पढ़ने में बहुत मजा आएगा। पहले हृदय नहीं उठाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जब हम पहले हृदय पढ़ते हैं तो, क्योंकि कहना रक्त के बारे में बेसिक बातें पता ही नहीं है, रक्त वाहिनियां क्या ये पता ही नहीं है, तो हृदय पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। पढ़ना पढ़ा सकते हैं अपने, कोई वैसे दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से अपने इस चैप्टर को करेंगे। 2 क्वेश्चन ये रहे, 3 पार्ट में डिवाइड करके इस चैप्टर को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। लिया? अब आप हेडिंग डालोगे ब्लड। क्या हेडिंग डालोगे? ब्लड। हेडिंग डालिए ब्लड, रक्त। देखो दोस्तों, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उस समय आंसर देना होता है हिमेटोलॉजी। 2 बातें बताता हूं, कहीं पे भी आपको साइंस में, कहीं पे भी साइंस में आपको हिमेट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, हिमेट, कौन सा शब्द? हिमेट शब्द। हिमेट शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो हिमेट का मतलब होता है रक्त, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड। और कहीं पे भी साइंस में आपको हिपेट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, हिपेट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है यकृत, यकृत, लीवर। हिमेट का मतलब है रक्त और हिपेट का मतलब है यकृत। और अपने को पता है किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी वर्ड लिखा हुआ हो, लॉजी, लॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो अब इससे आप एक आंसर निकाल सकते हो क्या? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड। तो उस समय आंसर देना होता है हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त के लिए शब्द कौन सा प्रयुक्त किया गया है? हिमेट। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? हिमेट। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। ये बात समझ में आई? ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है, रक्त कैसा अंग है? तो उस समय आंसर देना होता है रक्त एक तरल परिसंचरित अंग है जो सभी अंगों को जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड कैसा है? एक तरल परिसंचरित अंग है, तरल है, और परिसंचरित अंग मतलब इसका परिसंचरण पूरे शरीर में होता है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि रक्त कैसा उत्तक है? तो उस समय आंसर देना होता है रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये बात समझ में आई आपको अच्छे से? तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं देखो ब्लड से। पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो रक्त है इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, वर्ड कौन सा यूज किया गया है? तो उस समय आंसर देना होता है हिमेट। कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? हिमेट। ठीक है। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी क्या कहलाती है? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजी। ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है ब्लड क्या है? तो उस समय आंसर देना होता है रक्त एक, रक्त एक तरल परिसंचरित अंग है। ठीक है। ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन।
पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड की डेफिनेशन है ये, ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन और ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्टडी क्या कहलाती है? हिमेटोलॉजी। शब्द कौन सा प्रयुक्त किया गया? हिमेट। हिमेट का मतलब क्या होता है? रक्त होता है। हिपेट का मतलब क्या होता है? यकृत होता है। तो यकृत का अध्ययन क्या हो जाएगा? हिपेटोलॉजी। समझ में आई बात? नोट करो, अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो इसका। आई बात समझ में दोस्तों? मजा आ रहा है? आराम से पढ़ना है, रिलैक्स होके, काम काम की चीजें पढ़नी है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें अपने ब्लड के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं कि ब्लड उसके दिमाग में आएगा तो वो कैसे कैसे क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद में अपने देखते हैं कि जो ब्लड है, ये जो रक्त है, इसका निर्माण कहां पे होता है, फॉर्मेशन कहां पे होता है ना? रक्त का निर्माण कहां पे होता है? क्वेश्चन, रक्त के निर्माण फॉर्मेशन की बात करें कहां पे होता है, तो उस समय आंसर देना होता है अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। रक्त का निर्माण कहां होता है, फॉर्मेशन कहां होता है? अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, अपने शरीर के अंदर हड्डियों में ये उपस्थित होता है जहां पे रक्त का निर्माण होता है, जिसे हम बोन मैरो अस्थि मज्जा कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, यही जो रक्त है इसकी मृत्यु कहां पे होती है? मृत्यु, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, है ना? मृत्यु कहां पे होती है? तो उस समय आंसर देना होता है प्लीहा। इसे हम स्प्लीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अपने शरीर का एक अंग है प्लीहा, स्प्लीन, जहां पे रक्त की क्या होती है? मृत्यु होती है। इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कहते हैं। रक्त का इसे क्या कहा जाता है? रक्त का इसे कब्रगाह कहा जाता है, कब्रगाह। ठीक है, इसे ही हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक रक्त कोश कौन सा है? तो उस समय आंसर देना होता है यही स्प्लीन, प्लीहा। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, रक्त का कब्रगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, स्प्लीन, प्लीहा। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, है ना? रक्त कोश किसे कहा जाता है? तो उस समय स्प्लीन, प्लीहा को। निर्माण कहां होता है? हड्डियों के अंदर उपस्थित अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि अपना जो ब्लड होता है, अपना जो ब्लड होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, यानी मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो उस समय आंसर होता है लोह धातु, आयरन मेटल। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि अपने रक्त में लोह धातु पाई जाती है, वो लोह धातु किस अवस्था में पाई जाती है, किस स्टेट में पाई जाती है? तो उस समय आंसर देना होता है फेरस स्टेट में, Fe+2 स्टेट में। देखो, आयरन जो होता है उसका सिंबल होता है Fe, है ना? Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। इसे हम बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। और इसे हम बोलते हैं फेरस। तो ये जो आयरन है ना, ये जो आयरन, ये जो लोहा है, वो अपने रक्त में किस स्टेट में, किस अवस्था में पाया जाता है? इस Fe+2 स्टेट में पाया जाता है, फेरस अवस्था में पाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है?
तो ये पॉइंट अपने लिख सकते हैं अच्छे से। कैसे? पॉइंट क्या था? रक्त में लोह धातु, जिसे हम आयरन मेटल कहते हैं, Fe+2 स्टेट, जिसे हम फेरस स्टेट कहते हैं, फेरस अवस्था कहते हैं। रक्त में लोह धातु, आयरन मेटल, Fe+ स्टेट, फेरस अवस्था में पाई जाती है। ये बात समझ में आई अच्छे से? एकदम क्लियर हुई? लोह धातु पाई जाती है, लेकिन किस स्टेट में पाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, लिया? चले आगे। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है, अपना जो रक्त होता है उसकी पीएच कितनी होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है। तो उस समय आंसर देना होता है 7.4। यानी रक्त किस प्रकृति का होता है, तो उस समय आंसर देना होता है रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, देखो अब उससे पहले अपने समझते हैं ये पीएच स्केल क्या है। देखो दोस्तों, बचपन में अपने पास में ज्योमेट्री बॉक्स होती थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता था। आज भी आप स्केल का यूज करते होंगे, जिसे हिंदी में पैमाना बोलते हैं। छोटा वाला स्केल है वो 15 सेंटीमीटर को मापता था और बड़ा वाला स्केल 30 सेंटीमीटर को। यानी वो जो स्केल है, वो पैमाना है, वो किसको मापता है, रेखाओं की लंबाई को, और किस में, सेंटीमीटर में। वैसे ही कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इससे मापने के लिए सोरेनसन नाम ने एक साइंटिस्ट ने एक स्केल दिया था। किसी पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता या उदासीनता को मापने के लिए सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक स्केल दिया, पैमाना दिया। उस स्केल को अपने पीएच स्केल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1 से 14 तक होती है। जब वैल्यू 7 से कम आती है तो कोई पदार्थ होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। अम्लीयता का सीधा सा मतलब है वो पदार्थ कैसा है, खट्टा है। अगर अपने दैनिक जीवन से जुड़ के देखें तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे। और उदासीनता का मतलब उसमें ना तो खट्टापन है ना ही कड़वापन है, वो क्या है, स्वादहीन है, टेस्टलेस है। तो अगर पीएच वैल्यू 7 से कम आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, अम्लीय। 7 से ज्यादा आ जाए इसका मतलब वो क्या है, क्षारीय। और 7 आ जाए इसका मतलब वो क्या है, वो क्या है, वो है उदासीन, न्यूट्रल। जैसे डिस्टिल वाटर होता है, आपके आसुत जल होता है, वो उदासीन प्रकृति का होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। तो मैं सिंपल सा पीएच स्केल समझा देता हूं आपको, बाकी अपने इसको डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखो एक स्केल होता है इस टाइप का, एक स्केल है इस टाइप का, जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1 से 7 और 7 से 14 तक होती है। अगर वैल्यू 7 से कम आ जाए, पीएच की वैल्यू 7 से कम आ जाए, तो वो पदार्थ है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक। यानी कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, ये कैसा स्केल होता है, चलती रहती है, 1 2 3 4 ऐसा चलता रहता है इसमें, है ना। उसके बाद में अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आ जाए तो वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है वो पदार्थ। ठीक है, और पीएच की वैल्यू अगर 7 आ जाए तो वो पदार्थ कैसा होगा, वो होगा न्यूट्रल, उदासीन। जैसे आसुत जल होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है ना। आसुत जल वो न्यूट्रल नेचर का होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, ठीक है। और ये जो पीएच स्केल है वो दिया था सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दिया था, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो अपना जो रक्त होता है ना, ब्लड, उसकी पीएच होती है 7.4। तो अब आप खुद बता सकते हो कि अपना जो रक्त होता है वो किस प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का, सॉरी क्षारीय प्रकृति का होता है।
तो यहां पर अपने एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि रक्त की पीएच 7.4, यानी जो रक्त है वो किस प्रकृति का है, तो उस समय आंसर देना होता है रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति का होता है। समझ में आई बात? दे दोगे आंसर? रक्त की पीएच ध्यान में रखना आप, ठीक है? इसको आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। लिया स्क्रीनशॉट अच्छे से? चले आगे, चलो दोस्तों देखो नेक्स्ट। फिर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देखो हम आपने कभी ब्लड डोनेट किया होगा, रक्तदान किया है। रक्तदान करते समय कितना रक्त देते हैं अपने? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है 350 ml। इंडिया में 1 यूनिट 350 ml मानी जाती है। ठीक है, आपने रक्तदान किया, 1 यूनिट ब्लड को डोनेट कर दिया। अब उस ब्लड को लेबोरेटरी में सुरक्षित रखा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि रक्त को प्रयोगशाला में किस ताप पर सुरक्षित रखा जाता है, तो उस समय आंसर देना हो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित रखने के लिए इसमें ऐसे कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि रक्त जमे नहीं, यानी रक्त को जमने से रोकने के लिए इसमें कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो उस समय आंसर देना होता है सोडियम डेक्सट्रेट, सोडियम सिट्रेट या ईडीटीए इसमें मिलाया जाता है, जिसे हम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड बोलते हैं। अगर ये नहीं मिलाएंगे तो रक्त खराब हो जाएगा, जम जाएगा। जमने से रोकने के लिए इसमें पदार्थ मिलाए जाते हैं। समझ में आई बात? ये कहानी समझ में आई आपको? सिंपल से रक्त को प्रयोगशाला में 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त को जमने से रोकने के लिए इसमें सोडियम डेक्सट्रेट, सोडियम सिट्रेट या ईडीटीए मिलाया जाता है। 1 यूनिट ब्लड 350 ml होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो देखो क्या क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं 1 यूनिट ब्लड की, है ना, तो 1 यूनिट ब्लड कितना होता है, तो उस समय आंसर देना होता है 350 ml। कितना होता है? 350 ml होता है, ठीक है। फिर रक्त को लैब में, लैब बोले तो प्रयोगशाला में, या ब्लड बैंक बोल सकते हो, ब्लड बैंक में 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में भी आपको पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है। डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। तो रक्त को प्रयोगशाला में 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए या अपने लिख सकते हैं रक्त को जमने से रोकने के लिए रक्त यानी ब्लड, ब्लड में सोडियम डेक्सट्रेट या इसमें सोडियम सिट्रेट या इसमें ईडीटीए, जिसकी फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, मिलाया जाता है।
मिलाया जाता है। ये बात अच्छे से समझ में आई आपको? ठीक है, किस ताप पर सुरक्षित रखते हैं? सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। तो ये कुछ अपने ने बेसिक पॉइंट्स देखे हैं ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, देखो वापस से मैं बताता हूं आपको स्टार्टिंग से। अपना टॉपिक है ब्लड। अपना टॉपिक क्या है? ब्लड, जिसे हम बोलते हैं रक्त। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रक्त के लिए वर्ड कौन सा है? तो उस समय आंसर देना होता है हिमेट। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त एक तरल परिसंचरित अंग है, लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है, जो सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है और पूरे शरीर में इसका परिसंचरण होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, रक्त के लिए शब्द है हिमेट, जबकि यकृत के लिए शब्द होता है हिपेट। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में रक्त का निर्माण हड्डियों में उपस्थित अस्थिमज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। मृत्यु डिस्ट्रक्शन होता है प्लीहा में, स्प्लीन में। इसके रक्त का कब्रगाह या रक्त कोश के नाम से जाना जाता है। रक्त में जो धातु होती है वो लोह धातु होती है, वो Fe+2 स्टेट में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन बनता है रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, यानी रक्त होता है वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और 1 यूनिट ब्लड होता है वो 350 ml होता है। रक्त को प्रयोगशाला में 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। और रक्त को जमने से रोकने के लिए रक्त में सोडियम डेक्सट्रेट, सोडियम सिट्रेट या ईडीटीए मिलाया जाता है लैब में। और अपने रक्त को हम 40 से 42 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। इतने दिनों के बाद में रक्त धीरे धीरे खराब होने लग जाता है मैक्सिमम। ठीक है, चलो आगे चले। अब देखो दोस्तों, जो ब्लड है, रक्त है, इसको मैं 2 भागों में बांटता हूं। आप मोटा मोटा ऐसे समझो कि रक्त के 2 भाग हैं। एक रक्त का तरल भाग है, जिसको आपने ने रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा कह दिया। एक रक्त का ठोस भाग है, सॉलिड पार्ट है, जिसको आपने ने ब्लड कोप्सल्स के नाम से जानते हैं, या ब्लड कोप्सल्स कह दिया, रक्त रुधिराणु कह दिया। इसे रक्त रुधिराणु बोल दो, रक्त कणिकाएं बोल दो, या रक्त कोशिकाएं बोल दो, एक ही बात है। ब्लड कोप्सल्स कह दो, ब्लड पार्टिकल्स कह दो, या ब्लड सेल्स कह दो, एक ही बात है। जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है, तो ब्लड को देखो, अपने रक्त को देखो, ब्लड जो है उसको अपने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ब्लड का एक जो पार्ट है वो लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है। एक जो पार्ट है वो सॉलिड पार्ट है, ठोस भाग है। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है, उसको अपने ने बोल दिया ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा। और ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है, ठोस भाग है, उसको अपने ने बोल दिया ब्लड कोप्सल्स, रक्त रुधिराणु। इसे आप ब्लड कोप्सल्स कह दो, ब्लड पार्टिकल्स कह दो, ब्लड सेल्स कह दो, एक ही बात है। रक्त रुधिराणु कह दो, रक्त कणिकाएं कह दो, या रक्त कोशिकाएं कह दो, एक ही बात है। और ये होती कौन कौन सी है? आरबीसी, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। डब्ल्यूबीसी, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त रुधिराणु या श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। और प्लेटलेट्स, जिन्हें हम रक्त बिंबाणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लड बिंबाणु के नाम से जानते हैं। तो देखो, आओ दोस्तों, कैसे क्वेश्चन बनता है। आपको यूं लिखना है, देखो, ब्लड, रक्त। अब रक्त को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स। 2 पार्ट कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं, है ना। देखो, ठीक है, एक हो गया अपना ब्लड प्लाज्मा, जिसे हम रक्त प्लाज्मा कहते हैं।
एक होता है अपना ब्लड कॉप्सल्स, जिन्हें हम रक्त रुधिराणु कहते हैं। ठीक है, इन्हें रक्त रुधिराणु बोल दो, रक्त कणिकाएं बोल दो, या रक्त कोशिकाएं बोल दो। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अभी 3 पार्ट है कौन कौन से? देखो 3 पार्ट है कौन कौन से। एक होता है आपके आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड कॉप्सल्स, जिन्हें हम लाल रक्त रुधिराणु कहते हैं। ठीक है। एक होती है आपके डब्ल्यूबीसी, जिन्हें हम वाइट ब्लड कॉप्सल्स कहते हैं, है ना, जिन्हें हम श्वेत रक्त रुधिराणु कहते हैं। ठीक है। और एक हो गई प्लेटलेट्स, इसको हम बोलते हैं रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, या इसे आप हिंदी में ऐसे प्लेटलेट्स भी कह सकते हो। अभी डेंगू फीवर फैला था तो प्लेटलेट्स बड़ी कम हो गई थी। डेंगू फीवर फैला था तो प्लेटलेट्स का बड़ा जिक्र आ जाता था, प्लेटलेट्स कम हो रही है। अपने शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होनी चाहिए, कम हो जाती है तो रक्त का गाढ़ापन कम हो जाता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में, रक्त को गाढ़े बनाने में भी मदद करती है, रक्त का थक्का बनाने के साथ साथ में। ठीक है। आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को। डब्ल्यूबीसी है वो छोटे मोटे संक्रमण से बचाती है। प्लेटलेट्स है ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है जब चोट लग जाती है, और रक्त के गाढ़ेपन को बनाए रखती है। ब्लड प्लाज्मा है, ये हॉर्मोन्स या शरीर के अंदर अन्य पदार्थ है उसके संवहन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इनको सबको सिंगल सिंगल हम अच्छे से पढ़ेंगे। पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का जो ब्लड प्लाज्मा है, रक्त प्लाज्मा है, वो कितने प्रतिशत होता है? तो उस समय आंसर देना होता है 55% होता है। कितना होता है? 55%। और ब्लड कॉप्सल्स है ना, ब्लड का कितने प्रतिशत होता है? तो उस समय आंसर देना होता है 45% होता है। 45% होता है, यानी रक्त का रक्त प्लाज्मा 55% होता है और रक्त का रक्त रुधिराणु 45% होता है। दोस्तों ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं आपके स्टार लगा देता हूं। याद रखना इस क्वेश्चन को आप याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक आपको कहानी अच्छे से समझ में आई क्या? अपने ने देखो आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करवाया था, है ना। अपने ने ब्लड की कुछ बेसिक बातें देखी थी, वर्ड क्या है, कैसा उत्तक है ना, कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होता है, डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, किस नेचर का है ना, जमने से रोकने वाले पदार्थ कौन से हैं, प्रयोगशाला में किस ताप को सुरक्षित रखते हैं, ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी आज अपने ने ब्लड के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं कि खाली ब्लड से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने ने आज नोट किए हैं अपनी नोटबुक में, राइट। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी आज की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। जय हिंद, जय भारत।